हाँ बच्चों, हम कल से कल जो हमने जो संस्कृत में आपको बताया था प्रथम अध्याय पहला पाठ, उसके आगे हमें स्टार्ट कर रहे हैं। बता रहा हूँ जो पहला श्लोक था उस श्लोक में के बारे में बताना है। कोई भी जो सह प्रसंग व्याख्या करते हैं उस सह प्रसंग व्याख्या के अंदर 3-4 बिंदु होने चाहिए। वो 3-4 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा मूल पाठ। सबसे पहला बिंदु कौन सा है? हमारा मूल पाठ। दूसरा बिंदु आता है हमारा अन्वय। दूसरा है अन्वय। तीसरा आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ। चौथा है हमारा हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। और एक अगर हम करना चाहें, वैसे तो बड़ी क्लासों के लिए है, बड़ी क्लासों में एक है आता है भावार्थ। ये चीज हमारी होनी चाहिए। ये 5 बिंदु हमारे क्या है? सह प्रसंग व्याख्या में आती हैं। तो मूल पाठ में तो क्या होता है? हमारा मूल पाठ तो जो हम लिखते हैं, जिसे हम संकेत बोलते हैं, वो संकेत क्या कहलाता है? मूल पाठ कहलाता है। दूसरी बात हमारी अन्वय। अन्वय क्या होता है कि जो हमारा श्लोक है उस श्लोक में जो हम अर्थ, श्लोक के शब्दों का जो अर्थ करें वह अर्थ को हम क्रम से जचाना, अर्थात शब्दों को क्रम से जचा करके उसका सही अर्थ निकालना। सही अर्थ तो निकालते हैं लेकिन क्रम से अर्थ निकाला जाए, वह स्थिति क्या कहलाती है? अन्वय। कुल मिलाकर के शब्दों को क्रम से जचाना ही क्या कहलाता है? अन्वय। तीसरी बात है शब्दार्थ। श्लोक में जो कठिन शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्दार्थ। इनका भी क्या है? व्याख्या के अंदर विशेष महत्व होता है, समझाना होता है। शब्दों के बिना हम उस व्याख्या नहीं कर पाते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हैं। पांचवा और चौथा है हिंदी अनुवाद। जो हिंदी अनुवाद हमें व्याख्या में करना ही होता है, क्योंकि हिंदी अनुवाद बिना हमारी व्याख्या पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी अनुवाद हमें समझना होता है। हिंदी अनुवाद के लिए तो हमें व्याख्या पढ़ते हैं। फिर भावार्थ, भाव का अर्थ। हम हमारे भावों का उस श्लोक के प्रति क्या अर्थ लगा रहे हैं वो चीज हमें समझनी होती है, जो विस्तृत बताया जाता है इसमें। तो ये 5 बिंदु हमारे होने चाहिए। अब मैं जो हमारा पहला श्लोक था उस श्लोक के की सह प्रसंग व्याख्या बताता हूँ, कर रहा हूँ। तो आप भी जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप भी अपनी जो कॉपी है, फेयर कॉपी न तो रफ कॉपी में से, लेकिन जब उधर से या आप स्कूल आओगे उस समय मैं आपकी कॉपी जांचूंगा, जो लिखाया हुआ है खूब वैसा का वैसा आपकी कॉपी में साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप भी लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्ते भवन्ति दोषा। सुस्वा दु तोया प्रभवन्ति मध्ये समुद्र मध्ये भवन्ते
भवन्ति ते निर्गुणे प्रापे भवन्ति दोषाः सुस्वादे तु तोया प्रभवन्ति मत्ते समुद्रमाशाभ्ये भवन्ति व्यया। क्या कह रहा है? गुण, पहले इसके मैं अन्वय बताता हूँ, फिर इसके बारे में अर्थ बताऊंगा। पहले तो 100% व्याख्या में क्या आ जाएगा इसका अन्वय। ये तो हो गया मूल पाठ। अब है अन्वय। अन्वय का मतलब बताया था मैंने कि शब्दों को सही क्रम से जचाना। तो सही क्रम से देखो, इसका गुणः गुणगेषु गुणा एव भवन्ति। ते निर्गुण प्राप्य दोषा भवन्ति। यथा नद्ये आश्रवादु तोया प्रभवन्ति ता समुद्रे मासाध्ये अपया भवन्ति। ये हमारा क्या है? अन्वय। शब्दों को देखो आप, सही क्रम से मैंने लिखा है। गुणा गुणा, गुणगेषु गुणगेषु, गुणः गुणा, एव हि, भवन्ति हैं, ते ते, निर्गुण निर्गुण, प्रापे प्रापे, भवन्ति। देखो भवन्ति बाद में दोषा पहले, दोषा भवन्ति। तो शब्दों को मैंने जचा दिया। उसी प्रकार यथा जैसे, नद्ये तो अंतिम यहाँ नद्ये है, तो मैंने यहाँ पहले लिया शुरुआत में नद्ये आस्वादु तोया, आस्वादु तोया, ठीक है। सुस्वादु सु पहले लगा दिया, आस्वादु तोया कर दिया मैं। प्रभवन्ति ता समुद्रमाशाध्ये समुद्रमाशाध्ये अपेया भवन्ति, अपेया भवन्ति। इस प्रकार से शब्दों को मैंने क्रम से जचाया है। अब ये क्या कह रहे हैं? हिंदी शब्दार्थ मैंने कल लिखा दिए थे, इसके शब्दार्थ मैंने कल लिखा दिए थे। अब मैं इसका करता हूं हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या कह रहा है? गुण गुणगेषु, गुण गुणों में, गुण गुणों में ही भवन्ति होते हैं, गुण गुणों में ही होते हैं। ते निर्गुणे प्रापे दोषा भवन्ति, अगर उनको वह निर्गुण, वे गुणहीन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं। अगर गुण निर्गुण व्यक्ति हैं, गुणहीन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो उनमें दोषा भवन्ति, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यथा जैसे नद्ये आस्वादु तोया भवन्ति, नदियों में मीठा पानी ही उत्पन्न होता है या बहता है। ता वो समुद्रमाशाध्ये अपया, अगर वह क्या समुद्र में चली जाती है, वो पानी समुद्र में गिर जाता है तो अपे पीने योग्य नहीं होता है। तो देखो लिखो गुणे गुणों को जानने
गुण होते हैं। वे गुण गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। जैसे नदियां, स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है। वे सागर में पहुंचकर न पीने योग्य हो जाती है। तो देखो यहाँ जो अन्वय है उस अन्वय के अनुसार यहाँ हिंदी अर्थ किया गया है। क्या है हिंदी अर्थ इसका? गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। गुणों को जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास ही गुण होते हैं। और अगर वे गुण न गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, तो वह दोष को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नदियां होती है, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती है, अतः नदियों में स्वादिष्ट जल ही बहता है, उत्पन्न होता है। अगर वे सागर में पहुंच जाती है तो वह पीने योग्य नहीं होती है। इसी प्रकार व्यक्ति के चरित्र की यहाँ विशेषता बताई गई है।